नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करेंगे एनआरआई भारत में कैसे निवेश कर सकते हैं, क्या है उन पर टैक्स के नियम, एनआरई एनआरओ खाते क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या है। तो एनआरआई के निवेश से जुड़ी तमाम बारीकियां आज हम सुलझाने वाले हैं और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए है पंकज मठपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी। पंकज जी, बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में आपका। एनआरआईज यानी प्रवासी भारतीय, उनमें से कई ऐसे हैं जो कि भारत में निवेश करना चाहते हैं। कई सवाल हमारे पास आते हैं कि एनआरआई भारत में म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करें, उन पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं, क्या भारत में और जहां पर भी जिस देश में वो रहते हैं वहां पर भी उन पर टैक्स लगेगा क्या। ये तमाम ऐसे सवाल है जिसको सुलझाने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले पंकज जी, आपसे समझना चाहते हैं कि एनआरआई कहां पर निवेश कर सकते हैं, क्या रूल कहते हैं निवेश के उनको लेकर। स्वाति जी नमस्कार। देखिए, वैसे तो रेजिडेंट जो नॉन रेजिडेंट हैं वो इंडिया में काफी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है, चाहे वो पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, एनएससी है, इन स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे एनपीएस है, हालांकि गवर्नमेंट रन स्कीम है, लेकिन एनपीएस में भी नॉन रेजिडेंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इंडिया के सिटीजन हैं लेकिन रेजिडेंट नहीं है, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड में नॉन रेजिडेंट्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट, इन सब में इन्वेस्ट किया जा सकता है। रियल एस्टेट में भी नॉन रेजिडेंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, शेयर्स को लेकर थोड़े नियम अलग हैं। जैसे इंडिया में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। तो कई ऐसी जगह है जहां पर निवेश कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सर, एनआरआई यूजुअली जो हमारी छोटी बचत योजनाएं होती हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं, सुकन्या समृद्धि जैसी जो है, वहां पर निवेश नहीं कर सकते क्योंकि इसको लेकर काफी सवाल हमारे पास आते रहते हैं। बिल्कुल स्वाति, सही कहा आपने कि जैसे पीपीएफ है, एनएससी है, सुकन्या समृद्धि योजना है, इन स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एनपीएस, हालांकि एनपीएस भी गवर्नमेंट रन स्कीम है, लेकिन एनपीएस में अलाउ किया हुआ है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, वो कर सकता है। तो जैसा आपने कहा कि जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, जिन्हें हम स्मॉल सेविंग स्कीम के नाम से जानते हैं, उनमें नॉन रेजिडेंट्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो एनआरआई कहां पर, नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहां पर निवेश कर सकते हैं भारत में, कहां नहीं, इस पर क्लैरिफिकेशन दिया पंकज जी ने। पंकज जी, अब कर तो सकते हैं लेकिन कैसे कर सकते हैं, ये समझना बेहद जरूरी है कि विदेश में रहकर भारत में निवेश करने का जो ये पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से मुमकिन होता है। बिल्कुल, देखिए, डिपेंड करता है कि आपको कहां पर करना है। यदि आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको, क्योंकि स्टेटस जो है वो आपका नॉन रेजिडेंट होगा, तो जब भी आप पहली बार केवाईसी कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये बताना है कि आप नॉन रेजिडेंट हैं। जब नॉन रेजिडेंट हैं तो वहां का जो आपका, जहां आप रह रहे हैं जिस कंट्री में, उसका एड्रेस भी आपको देना होगा, और साथ ही इंडिया में जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस भी आप देंगे। और बाकी आपका जो पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, वो आपको देना ही होगा। तो आपका एक बार केवाईसी हो जाएगा और आप नॉन रेजिडेंट स्टेटस के साथ यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं ऐड करूंगा कि यदि आप कनाडा या यूएस के सिटीजन हैं तो म्यूचुअल फंड्स में कुछ ही फंड हाउसेज हैं जो आपको अलाउ करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जिस तरह से इंडियंस, हम रेजिडेंट इंडियंस किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा यूएस और कनाडा के सिटीजन को देखना होगा कि कौन सी स्कीम में अलाउड है। उसके अलावा बाकी जो कंट्रीज हैं उनके लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और वो कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड को लेकर तो ये है। दूसरी बात, शायद वो बात अभी तक हमने डिस्कस नहीं की एनआरई और एनआरओ को लेकर, तो उसमें भी थोड़ा सा देखना होगा कि आपकी इनकम किस तरह की है और फिर आपके लिए वो टैक्सेबल होगा, नॉन टैक्सेबल होगा। क्योंकि एनआरई डिपॉजिट्स जो बैंक में एफडीज हैं उसमें उन्होंने अलग रखा हुआ है कि अगर आपका अकाउंट एनआरई अकाउंट है तो आपके लिए अलग से डिपॉजिट की फैसिलिटी है।
और अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जैसे डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए पॉसिबल है। लेकिन शेयर्स में आपको ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती, जिस तरह से इंट्राडे ट्रेड करते हैं रेजिडेंट्स, लेकिन एनआरआईज के लिए वो अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, आप बाय एंड होल्ड कर सकते हैं, आप शेयर बाय कीजिए और होल्ड कीजिए, वो अलाउड होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो वो भी एनआरआईज के लिए अलाउड है, एक्सेप्ट ओनली एग्रीकल्चर लैंड। बाकी आप चाहे लैंड लें या आप रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहें, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरई एनआरओ अकाउंट का जिक्र किया पंकज जी आपने, एनआरई अकाउंट पे थोड़ा सा बातचीत कर लेते सर। एनआरई अकाउंट क्या होता है और इसमें किस तरीके से ये खाता खोला जाता है और क्या ये इंपॉर्टेंस होती है एक एनआरआई के लिए? जी देखिए, कोई भी एनआरआई सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता। उनके लिए दो चॉइस हैं, एक है एनआरई और दूसरा एनआरओ। फर्क ये होता है कि जो एनआरई अकाउंट है वो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल है और आपके पास उसमें जो भी पैसा है वो रिपेट्रिएबल है। आप अपनी कंट्री जहां आप रहते हैं वहां उसे लेके जा सकते हैं और इसके अंदर आप इंडियन रुपी में जमा नहीं कर सकते पैसा। तो आप फॉरेन कंट्री में जो भी अर्न कर रहे हैं वो यहां पर आप उसमें आप ट्रांसफर कीजिए और उसे बाद में इंडियन रुपी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने जैसे इंडिया में कोई पैसा अर्न किया, अब आप बाहर अर्निंग कर रहे हैं, आपके पास एनआरई अकाउंट है, उसमें आपने पैसा डिपॉजिट किया और यहां इंडिया में आप निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका इंडिया में कोई घर है, उसका रेंट आ रहा है, या फिर आपने इंडिया में कोई पहले एफडी की हुई थी, मैच्योर हो गई, उसका पैसा आ गया, तो उस पैसे को आप एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास एक एनआरओ अकाउंट यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होना जरूरी है। उस अकाउंट में आप इंडियन रुपीज में पैसे, इंडियन रुपीज जमा कर सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि एनआरई अकाउंट है तो रिपेट्रिएबल है, पूरे पैसे को अपनी कंट्री में लेके जा सकते हैं जब चाहें तब। लेकिन अगर एनआरओ अकाउंट में पैसा डिपॉजिट है, वहां पर एक लिमिट है कि $1 मिलियन एवरी फाइनेंशियल ईयर में आप लेके जा सकते हैं। हालांकि उसके लिए भी आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि पैसा कहां से आया। 15CA एंड 15CB फॉर्म भरने पड़ते हैं और बताना होता है कि आपका पैसा कहां से आया है, जो पैसा आप अपनी कंट्री में लेके जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि विद इन द लिमिट आप उस पैसे को अपनी उस कंट्री में जहां इस वक्त रह रहे हैं वहां लेकर जा सकते हैं। तो बाहर से पैसा कमाया हुआ एनआरई अकाउंट में आएगा और इंडिया में जो इनकम होगी वो एनआरओ अकाउंट में आएगी। एक बात और ऐड कर दूं स्वाति जी, यहां पर अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड्स में एनआरई अकाउंट से इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका रिडेम्पशन प्रोसीड्स एनआरई अकाउंट में जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका इंडिया में कोई पैसा है, जैसे आप मैंने कहा घर का किराया आ रहा है, तो उसे आप एनआरई अकाउंट में जमा नहीं कर सकते, उसे आपको एनआरओ अकाउंट में ही जमा करना होगा। बिल्कुल, तो ये एक कुछ बारीकियां हैं एनआरई और एनआरओ अकाउंट के बीच में। सर, म्यूचुअल फंड निवेश की आपने बात की कि जो एनआरआईज हैं, माफ कीजिए एनआरआईज हैं, वो भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे कर सकते हैं, पर उसमें टैक्स के नियम क्या कहते हैं? कई देशों के साथ हमारी DTAA अग्रीमेंट है, समझौता है, उसके बारे में भी ज़रा बताइए कि आखिरकार ये कैसे काम करता है। और मानिए कोई एनआरआई स्विट्जरलैंड में रहते हैं, भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, उनका ये सवाल रहता है कि उनको क्या फिर टैक्स भारत में भी देना पड़ेगा और स्विट्जरलैंड में भी क्या देना पड़ेगा? तो इन तमाम बारीकियों को सर समझाइए, टैक्स के नियम क्या हैं? बिल्कुल, देखिए अगर आपकी इंडिया में इनकम हुई है तो उस पर टैक्स तो इंडिया में बनेगा, आपको टैक्स पे करना होगा। हाँ, यहां पर थोड़ा सा अंतर टीडीएस को लेकर है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, तो चाहे वो म्यूचुअल फंड से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो या आपके किसी और सोर्स से, चाहे वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, आपकी एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आया हो जो कि आपके एनआरओ अकाउंट में आपने एफडी की, तो टैक्स जैसे किसी रेजिडेंट इंडियन को लगता है ऐसे ही इंडिया में आपको टैक्स कैलकुलेट करके अपना आईटीआर फाइल करना होगा। लेकिन बात यह है कि आप मान लीजिए, क्योंकि आपकी इनकम इंडिया में भी है और आपकी इनकम उस कंट्री में भी है जहां पर आप रह रहे हैं, तो इंडिया की इस वक्त मैक्सिमम कंट्री 94 कंट्रीज के साथ में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है।
और करीब 8 कंट्रीज के साथ में कुछ लिमिटेड एग्रीमेंट हैं, तो वहां पर डबल टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि इंडिया में यदि आपने टैक्स पे किया हुआ है जिस चीज पर, उस पर वहां पर आपको टैक्स नहीं चुकाना होगा। लेकिन ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये हर कंट्री के साथ में स्पेसिफिक हैं, तो एक सिंपल रूल नहीं है। अब मान लीजिए उदाहरण देता हूं आपको, क्योंकि कई बार एनआरआई सोचते हैं कि हम तो एनआरआई हैं तो इंडिया में हमें टैक्स पे नहीं करना होगा, तो इंडिया की इनकम पे तो करना ही है। दूसरी बात, डबल टैक्स नहीं पे करना है, लेकिन मान लीजिए कि उनकी कंट्री में जहां वो रहते हैं, अपने बात की स्विट्जरलैंड की या किसी भी कंट्री का कोई रेजिडेंट है जो वहां रह रहा है, और वहां पर किसी पर्टिकुलर असेट पर, किसी पर्टिकुलर इनकम पर टैक्स हायर रेट से लगता है जबकि इंडिया में कम लगा हुआ है, तो हो सकता है कि वो कंट्री कहे कि जो बैलेंस है उतना आपको चुकाना होगा, तो डबल नहीं पे कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि यहां पर फिक्स डिपॉजिट पर आपको टैक्स लगाया 30% और वहां लगता है 40%, उदाहरण के तौर पर, तो 10% एडिशनल वहां पर पे करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करेगा कंट्री टू कंट्री, क्योंकि हमारे जो एग्रीमेंट है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वो कंट्री स्पेसिफिक है। बिल्कुल। तो कुछ देशों के साथ हमारी जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, दोनों जगह बेसिकली आपको टैक्स देना नहीं होगा। भारत से कमाई करते हैं तो भारत में आपको टैक्स लगेगा। जो करेंसी डेप्रिसिएशन है सर, उसका वो कैसे काम करता है यहाँ पर? क्योंकि कई लोग ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने निवेश जो किया है उसमें करेंसी डेप्रिसिएशन का फैक्टर कैसे काम करेगा। बिल्कुल, देखिए, अगर वैसे तो इंडियन रुपए की टेंडेंसी है यूएस डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन की, अक्सर हम देखते हैं कि आईएनआर डेप्रिसिएट होता है, तो इस केस में मान लीजिए कि डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, तो आपको कोई चीज भी आप इंडिया में बाय कर रहे हैं तो आपको कम डॉलर देने पड़ रहे हैं। तो एनआरआई के लिए फायदे की बात है कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर और डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब वो यहाँ पे कम चुका रहा है इंडियन रुपीज में। और अगर आप रिडेम्पशन की बात करते हैं तो रिडेम्पशन के वक्त पर आपको देखना होगा कि कन्वर्जन कैसा है। तो अगेन सेम थिंग, अगर डॉलर की वैल्यू ज्यादा है तो आपको फायदा हो रहा है। तो जैसा कि हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, अगर आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर से पैसा आ रहा है और डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, आईएनआर की कम हो रही है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इस बात को देखना होगा। और इसी वजह से कई इन्वेस्टर जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, ये भी एक मुख्य कारण होता है उसका कि आपको जब कन्वर्ट कर रहे हैं आप आईएनआर में, तो क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वजह से आपको इसका फायदा मिल रहा है। हमारे साथ मनी गुरु में आज हैं पंकज मठपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी। पंकज जी, कुछ सवाल हमारे पास दर्शकों के आए हैं जिनको हम लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या सलाह आप देंगे। एक ऐसा ही सवाल रघुनाथ भट्ट जी का हमारे पास आया है और दरअसल उनका सवाल हमारे आज के विषय से ही जुड़ा हुआ है। इन्होंने बताया है कि इनकी बेटी स्विट्जरलैंड में काम करती हैं और वो भारत में निवेश करना चाहती हैं। 30 साल के लिए उनका ये निवेश का प्लान है जिसमें वो 50,000 प्रति महीना निवेश करना चाहती हैं। यहाँ पर उनका ये सवाल है कि भारत और स्विट्जरलैंड, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड में रहती हैं, तो जब वो निवेश कर रही हैं तो क्या दोनों जगह उनका टैक्स लगेगा? तो सवाल यही है कि हमारा क्या जो स्विट्जरलैंड के साथ DTAA समझौता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। और स्पेशली करेंसी, जिसका अभी हमने जिक्र किया था, करेंसी डेप्रिसिएशन का उनके निवेश पर क्या असर पड़ेगा? और क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग है उनकी बेटी की, तो क्या लगता है सर, 50,000 रुपये प्रति महीना 30 साल के लिए अगर वो जोड़ती हैं तो कितनी राशि बन पाएगी? क्या वो वाकई उतनी राशि बन पाएगी जितनी की ज़रूरत होनी चाहिए 30 साल के बाद? कुछ फंड्स भी उन्होंने मेंशन किए हैं जो वो चाहते हैं जिसमें निवेश उनकी बेटी करे, या उनकी बेटी का, क्योंकि सवाल है बेटी करना चाहती है, उन पर भी प्लीज़ राय दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, पहला सवाल था कि क्या हमारा स्विट्जरलैंड के साथ में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तो बिल्कुल है, तो डबल टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, इंडिया में रिडेम्पशन पर टैक्स लगेगा और साथ ही नॉन रेजिडेंट्स के लिए टीडीएस भी एप्लीकेबल है। वैसे हम इंडिया में जब इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में हम बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड पर रिडेम्पशन प्रोसीड्स पर टीडीएस नहीं लगता, लेकिन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो डिपेंडिंग कि आपने किस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है उस तरह से रेट डिसाइड होता है, इक्विटी फंड और डेट फंड्स या नॉन इक्विटी फंड्स पर। तो लेकिन बस ये अंतर है कि टैक्स तो कैलकुलेट होना ही है, लेकिन टीडीएस भी यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा एनआरए के केस में।
सेकंड थिंग, 30 साल की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और ये अच्छा बिल्कुल सोच है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है यहाँ पर, और जैसा कि कुछ स्कीम सेलेक्ट भी की है, मैं उसमें कुछ भी अपनी राय दूंगा उसके बारे में भी, लेकिन इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और कितना पैसा इकट्ठा होगा? 50,000 रुपीज अगर हम ये कहें कि हम आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो करीब करीब यहाँ पे 12% के CAGR पर 17-18 करोड़ के आसपास इकट्ठा हो सकता है। लेकिन आप देखिए वैल्यू की बात, क्योंकि अगर हम 30 इयर्स की बात कर रहे हैं और कोई क्योंकि ये शायद वहां पर सिटीजनशिप भी ले चुकी है उनकी बेटी वहां पर, तो उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से मैं कहूंगा कि शायद 30 साल के बाद के 18 करोड़ काफी नहीं होंगे, क्योंकि यदि 7% का इन्फ्लेशन हम मानकर चलते हैं तो इसकी वैल्यू आज के 2.5 करोड़ से भी कम होगी। तो इसके लिए अच्छे लाइफस्टाइल को ध्यान रखते हुए मैं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, और 30 साल में बेशक इनकम बहुत बढ़ेगी। तो हर साल जैसे हम कहते हैं स्टेप अप किसी के लिए भी, तो इन्हें भी स्टेप अप ऑप्शन लेना चाहिए। हर साल एक फिक्स परसेंटेज से हो सके तो 10% का आप स्टेप अप ले लीजिए, तो साल दर साल आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और भी कर लेता हूं जो स्कीम सेलेक्ट की हैं उन स्कीम पर तो थोड़ा सा बदलाव आप एक बार स्कीम पढ़ देंगे तो अच्छा होगा मेरे लिए। मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको स्कीम सर बता देती हूँ कि कौन सी स्कीम्स कही हैं हमारे इन दर्शक ने जिन स्कीम्स पर वो निवेश की सलाह चाह रही हैं। मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, क्वांट एक्टिव फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एडलवाइस मिड कैप और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। तो इनके लंबी अवधि के इस पोर्टफोलियो में हम स्मॉल कैप फंड इनफैक्ट नहीं देख पा रहे हैं, या फ्लेक्सी कैप फंड या इस तरीके के फंड्स नहीं है, पर ब्लू चिप है और मल्टी कैप है, कॉन्ट्रा फंड भी है। तो सर मिसिंग लिंक कहाँ पर है, या कुछ बदलाव की जरूरत? देखिए एक तो इनके पास में क्योंकि मल्टी कैप फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसके बाद में एक जो मिड कैप फंड है ये अगर स्मॉल से रिप्लेस कर दे एडलवाइज मिड कैप फंड, उसे रिप्लेस करें एडलवाइज स्मॉल कैप फंड से तो बेहतर होगा। सेम फंड हाउस है तो स्मॉल कैप फंड भी एक ऐड हो जाएगा। और साथ ही जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि 6 फंड्स हैं और ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपीज ईच इन 5। तो 5 स्कीम मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मेरे एसेट इमर्जिंग फंड इन्होंने सेलेक्ट किया है, वो बिल्कुल रखें। क्वांट एक्टिव फंड को भी शामिल करें, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड भी रहेगा, और एडलवाइज स्मॉल कैप फंड रहेगा एडलवाइज मिड कैप की जगह पर, और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड को भी ये बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएंगे 5 फंड्स, 10,000 इन ईच फंड, जैसा रघुनाथ जी ने कहा है बिल्कुल वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बस एक जो मैंने यहाँ पर अपनी राय रखी कि हर साल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें ताकि आपके पास बड़ी पूंजी इकट्ठा हो सके। 30 साल का समय बहुत लंबा होता है, इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू काफी कम हो जाती है। बिल्कुल सर। कानपुर से जोगेश्वर बाजपेयी हमारे एक और दर्शक हमें सवाल भेज रहे हैं सर। 65 साल इनकी उम्र है और 7 फंड में इनकी 14,000 की SIP है। अपने उन्होंने फंड्स भी हमें भेजे हैं, कौन कौन से फंड्स में जिसमें उनका निवेश है, और साथ ही इन्होंने अपने बेटे के लिए भी सवाल भेजा है। बेटा भी निवेश कर रहा है 6 फंड में, जिसमें वो 18,000 के SIP का निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा बेटी की मिराई टैक्स सेवर में 25,000 रुपये प्रति महीना की SIP भी है। अब इनके अपना जो लक्ष्य है निवेश करने का, वो कह रहे हैं कि मुझे अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वेल्थ क्रिएट करनी है। तो इनका इरादा काफ़ी नेक है, और बेटा चाहता है कि 2050 तक 8 करोड़ की रकम इनके पास आ जाए। हम यही समझ पा रहे हैं कि अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग वो कर रहे होंगे। तो जोगेश्वर जी, जोगेश्वर के बेटे, उन दोनों के ही फंड्स भी हमारे सामने हैं, जो हम आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। सर कैसी प्लानिंग है इनकी खुद की और बेटे की, और क्या सलाह देंगे आप? स्वाति जी, उन्होंने ये मेंशन किया कि उन्हें अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है। तो यहाँ पर हम एज ना देखें कि रिटायरमेंट के हिसाब से करना होता, थोड़ा हम स्टेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करते ग्रोथ की जगह पे। लेकिन अगर ये बात कही है कि उनके पास शायद पेंशनेबल जॉब होगा और वो इस पैसे से पेंशन नहीं देख रहे हैं बल्कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए इस पैसे को छोड़ना चाह रहे हैं, तो ऐसे में थोड़े से मैं बदलाव की भी राय दूंगा। जैसे कि HSBC मिड कैप फंड इनके पास में है, मैं कहूंगा कि उसमें से निकल जाएं। उसकी जगह पर कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड, अगेन वो भी मिड कैप फंड है,
लेकिन उसमें स्विच कर लें, उसमें एसआईपी करें, वो बेहतर होगा। और बाकी के फंड्स इनके पास अच्छे हैं, इन सभी फंड्स में रह सकते हैं। तो जोगेश्वर जी का जो पोर्टफोलियो है अपना, वो तो मेरे हिसाब से ठीक है। बस एक फंड में मैंने बदलाव की राय दी है, बाकी कोई चेंजेस नहीं चाहिए। लेकिन बेटे के पोर्टफोलियो में जैसा आपने कहा कि मेरे एसेट टैक्स सेवर में 25,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि टैक्स सेविंग के लिए आप जानती हैं कि 80C के तहत 1.5 लाख की लिमिट है। तो 25,000 हर महीने करेंगे तो 3 लाख हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, और टैक्स बेनिफिट मिलेगा सिर्फ 1.5 लाख के ऊपर, वो भी यदि इनके पास और कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है 80C के लिए। तो मुझे लगता है वहां पे कम करना चाहिए, उसकी जगह पे उसे कहीं और इन्वेस्ट करें तो वो बेहतर होगा। और साथ ही जो बेटे के पोर्टफोलियो में भी HSBC मिड कैप फंड है, उसकी जगह पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या फिर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड रखें तो वो अच्छा रहेगा। और साथ ही यहां पर एक स्मॉल कैप का मैं सजेशन दूंगा कि ऐड करना चाहिए। उसमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड या फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड कोई भी हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, तो एक स्मॉल कैप ऐड कर लें। मिड कैप मैंने बताया कि एक चेंज करना है, ऑलरेडी है लेकिन उसे रिप्लेस करें। और मेरे एसेट टैक्स सेवर में इतने बड़े अमाउंट की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, उसकी जगह पर मेरे एसेट की कोई दूसरी स्कीम, जैसे कि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, एक लार्ज मिड कैप फंड, उसमें इन्वेस्ट करें तो ये बेटर होगा। बिल्कुल, तो कुछ बदलाव करने की जरूरत है आपको जोगेश्वर जी अपने इस पोर्टफोलियो में, और बेटे के भी पोर्टफोलियो में जिन सुझावों की बात की है पंकज जी ने, उस पर भी गौर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद करते हैं पंकज जी हमारे साथ, आपने आज इस खास कार्यक्रम में शिरकत की। एनआरआई कैसे कर सकते हैं निवेश भारत में, क्या प्रोसीजर है, इस पर आज हमने बातचीत की है। बहुत धन्यवाद। मनी गुरु में बस इतना ही।